आज का हमारा ये विश्लेषण एक ऐसी घटना पर केंद्रित है जिसने कश्मीर घाटी की शांति को अचानक एक खौफनाक त्रासदी में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल के उस पहलगाम हमले की और उसके बाद सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की। बिना किसी देरी के सीधे उन लोगों की गवाहियों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। कल्पना कीजिए बसंत ऋतु की एक बेहद खुशनुमा और शांत दोपहर जो वादियों की खूबसूरती से भरी हो, वो अचानक इस एक सवाल से चकनाचूर हो जाए। वहां मौजूद लोगों के लिए ये एक ऐसा अल्टीमेटम था जिसने उनकी नॉर्मल जिंदगी को मानो चंद सेकंडों में मौत के साए में ढकेल दिया। पहला हिस्सा, अ ट्रिप टू कश्मीर, यानी त्रासदी से पहले की वो शांति। अब इस यात्रा में कितना उत्साह था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवार के सदस्य हफ्तों से इसकी तैयारी कर रहे थे। बर्फ में तस्वीरें खिंचवाने के लिए नए कपड़े खरीदे जा रहे थे, एक जैसे रंग की साड़ियां ली जा रही थीं। आजकल लोग जैसे ट्रैवल व्लॉगर्स की रील्स देखकर इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के एक साथ वक्त बिताने का एक बेहतरीन मौका था। वहां बच गए एक शख्स का ये बयान उस वक्त की स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने बताया कि अगर 22 अप्रैल के दिन को हटा दिया जाए तो 21 अप्रैल तक ये फैमिली के साथ अब तक की सबसे खूबसूरत ट्रिप थी। मतलब 21 अप्रैल तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और हर तरफ सिर्फ खुशियां थीं। दूसरा हिस्सा, बेसारन वैली में आतंक, 22 अप्रैल जब सब कुछ बदल गया। वक्त था दोपहर के करीब 2:25 का। परिवार के कुछ लोग आपस में फोन पर बात करके लंच का प्लान बना रहे थे। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे। सब लोग शांति से बैठे थे, अपने जूते उतारकर नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे। और तभी अचानक घाटी में एक गोली की आवाज़ गूंज उठती है। एक ऐसी आवाज़ जिसने उस शांति को पल भर में पूरी तरह से भ्रम और डर में तब्दील कर दिया। ऐसी सिचुएशन में इंसानी दिमाग का रिएक्शन बड़ा हैरान करने वाला होता है। जब किसी टूरिस्ट स्पॉट पर असली गोलियां चलती हैं तो दिमाग उस पर यकीन ही नहीं कर पाता। जो लोग वहां थे उन्हें शुरू में लगा कि शायद किसी मेले में कोई शूटिंग का गेम चल रहा है, या शायद आर्मी की कोई ड्रिल हो रही है, या जानवरों को भगाने के लिए आवाज की जा रही है। किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी आतंकी हमले की कल्पना नहीं की थी। लेकिन लोगों का यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। हमलावरों ने उन डरे हुए टूरिस्ट्स को घेर लिया और उनके सामने मजहबी और राजनीतिक बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने गोलियां चलाते वक्त चीखते हुए कहा, तुमने मोदी को सर पर चढ़ा रखा है, जाओ और मोदी को बताओ। निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाते वक्त ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी हद तक बयानी से परे है। ये सिर्फ दूर से की गई गोलीबारी नहीं थी, ये पॉइंट ब्लैंक हत्याएं थी। हमलावरों ने बिल्कुल करीब आकर लोगों के सिर और सीने में गोलियां उतार दी। परिवारों ने अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने इतनी बेरहमी से जान गंवाते हुए देखा। तीसरा हिस्सा, अफरा तफरी और एक स्थानीय नायक, सैयद आदिल हुसैन शाह का साहस। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, सैयद आदिल हुसैन शाह। वो एक स्थानीय कश्मीरी गाइड और ड्राइवर थे। जब भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने टूरिस्ट पर गोलियां बरसानी शुरू की तो आदिल पीछे नहीं हटे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने उन आतंकियों से बंदूक छीनने और उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि वो अपने मेहमानों को बचा सकें। ये एक ऐसी बहादुरी की मिसाल है जो बताती है कि इंसानियत हमेशा आतंक से बड़ी होती है। पर अफसोस, अपनी इस बहादुरी की उन्हें एक बहुत ही खौफनाक कीमत चुकानी पड़ी। आतंकियों ने टूरिस्ट को बचाने के जुर्म में उन्हें बेरहमी से पीटा, उनके कपड़े उतार दिए और फिर आखिर में उनके सिर में 4 गोलियां मार दी। आदिल का खून से लथपथ शरीर बैसरन वैली के गेट के पास मिला। उनका ये बलिदान आतंक के उन बांटने वाले मंसूबों के खिलाफ एक अमर गवाही बन चुका है। चौथा हिस्सा, द ट्रैजिक रिटर्न होम, यानी जीवन भर का आघात सहना। वहां से बच निकलने की कोशिश किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए लोग 6 किलोमीटर की पथरीली और खड़ी ढलान पर नंगे पैर भागने को मजबूर थे। उनके अंदर इतना खौफ बैठ गया था कि जब उन्हें बचाने के लिए वहां भारत की सेना पहुंची तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद वो भी आतंकी ही हैं। और इन सब में सबसे बड़ा दर्द ये था कि कश्मीर की उस खूबसूरत यात्रा पर 11 लोग निकले थे, पर वापस सिर्फ 10 लोग ही लौट सके।
इस घटना ने दिलों पर जो मानसिक घाव दिए हैं उन्हें शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नहाने जाएं। वो बस चुपचाप बैठे थे और उनके कपड़ों पर उनके किसी अपने का खून लगा था। ये कोई एक दिन की चोट नहीं थी, ये एक ऐसा सदमा है जिसे अब उस परिवार को जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलना होगा। 5वां हिस्सा, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव, राज्य की जवाबी कार्यवाही। अब बात करते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ। पहलगाम हमले के ठीक बाद 5 मई की आधी रात लगभग 1:30 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक बड़ी सैन्य कार्यवाही शुरू की। इस ऑपरेशन का सीधा लक्ष्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उन आतंकी ढांचों को तबाह करना जो इस हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। और यहां एक अंक पर ध्यान देना जरूरी है, 9। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने ऐसे 9 आतंकी कैंपों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। ये एक बहुत ही सटीक और कड़ी चेतावनी थी कि निर्दोष नागरिकों की हत्या को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका करारा जवाब जरूर मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और मिशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। ये एक और भी ज्यादा टारगेटेड मिशन था। इसका मकसद उन खास हमलावरों को ढूंढकर खत्म करना था जिन्होंने असल में उस दिन ट्रिगर दबाया था। और इस ऑपरेशन के तहत सुलेमान यानी फैसल जट, अफगान और जिब्रान जैसे आतंकियों को सफलतापूर्वक ढूंढकर मार गिराया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवारों की दशा को समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ उन्हें एक तरह की कठोर संतुष्टि मिलती है ये देखकर कि सेना ने उन आतंकियों को ठीक उसी क्रूरता के साथ खत्म किया, उन्हें इंसाफ मिला। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। एक सूना घर, एक बेहद गहरा खालीपन और एक ऐसा इंसान जो उनके बीच अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। तो आखिर में सामने एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से विचार करना चाहिए। जब सेना पूरी तरह से इंसाफ दे देती है, जब आतंक का सफाया हो जाता है, तब भी एक परिवार उस अपूरणीय खालीपन को कैसे भरता है? इंसाफ जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वो कड़ी से कड़ी सजा उस शून्य को मिटा सकती है जो आतंकवाद हमेशा के लिए अपने पीछे छोड़ जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को